बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थप्पड़ की आवाज इतनी जोरदार थी कि हॉल में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें एकदम मेरी तरफ उठ गईं। किसी के चेहरे पर हैरत, किसी पर तमाशबीनी और किसी पर तंजिया मुस्कुराहट। लेकिन मेरे कानों में सिर्फ नाजिया के अल्फाज गूंज रहे थे। बेगैरत यतीम लड़की, तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरे पुराने कपड़े पहनो, फौरन उतार दो ये। मेरे गाल पर जलन हो रही थी, लेकिन असल आग मेरे अंदर लगी थी। एक ऐसी आग जो मेरे वजूद को खा रही थी। मेरी आंखें नमी से भर चुकी थी, लेकिन मैं रोई नहीं। मैं सिर्फ खड़ी रही, साकत, जैसे किसी ने जमीन से बांध दिया हो। दिल में तूफान था, लेकिन जबान बंद थी। निगाहें सबकी आंखों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर नजर तीर की तरह लग रही थी। मेहमानों की सरगोशियां, दबे हंसी और तंज से भरे जुमले मेरे वजूद में सुराख कर रहे थे। मैंने नजर घुमाकर चची की तरफ देखा। वो नजरें चुरा चुकी थीं, जैसे उनके इस जिल्लत से कोई ताल्लुक ना हो। हालांकि वही तो थीं जिन्होंने सुबह मेरे हाथ में नाजिया के पुराने कपड़े थमाए थे। साफ सुथरे हैं, पहन लो, तुम्हारे अपने तो कुछ नहीं है, यही कहा था ना। और अब जब सबके सामने मुझे रुस्वा किया गया तो वो खामोश तमाशाई बन गई। उनके लिए शायद ये सब मामूल का हिस्सा था, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई थी। दिल की धड़कन जैसे बंद हो रही हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैंने चादर को अपने चेहरे पर खींचा ताकि कोई मेरी बेबसी न देख सके, लेकिन वो भी तो देख चुके थे। मेरी कमजोरी, मेरा दुख, मेरी बेकदरी। फिर न जाने कैसे कदम उठे और मैं मेन गेट की तरफ दौड़ गई। मेरे पीछे कहकहों की आवाज गूंजती रही। जमीन पर पांव पड़ रहे थे, लेकिन लगता था कि मैं खला में भटक रही हूं। दिल चाहा कि सब कुछ खत्म हो जाए, सब खत्म कर दूं। मैं कुछ न सुन रही थी, न कुछ सोच रही थी, सिर्फ दौड़ रही थी, अंधेरे में, सन्नाटे में, खुद से, दुनिया से, सबसे दूर। रास्ते पर गाड़ियां चल रही थी, रोशनी और शोर था, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी और लम्हे भर में एक धमाके की आवाज के साथ मेरा वजूद जमीन से टकरा गया। मैं गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर चुकी थी। मेरे घुटने रगड़ खा चुके थे, कौनी छिल गई थी, लेकिन जिस्म के दर्द से ज्यादा मेरे अंदर का जख्म तकलीफ दे रहा था। मैं जमीन पर पड़ी, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। हिचकियां बंधी हुई थी, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो और वह आवाज बंद कर निकल रहा हो। मेरे कपड़े गर्द आलूद हो चुके थे, बाल बिखर गए थे, चेहरे पर आंसू और मिट्टी का मुरक्कब अजीब मंजर पेश कर रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला। दरवाजे के बंद होने की आवाज भी मेरे दिल पर बोझ बन गई। एक नौजवान बाहर निकला। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। उसकी जाहिरी हालत, उसका लिबास, चलने का अंदाज, सब कुछ बता रहा था कि वो किसी आला तबके से ताल्लुक रखता है। क्या मारने का इरादा था या तवज्जो हासिल करने का नया तरीका निकाला है? उसकी आवाज में तंज था, लेकिन आंखों में हैरत। मैंने सर झुकाया, कुछ बोलने की कोशिश की, मगर गला खुश्क हो चुका था। उठो, यहां बैठने की जगह नहीं है, लोग सवाल करेंगे, पुलिस आ जाएगी और मुझे फजूल झंझट में डाल दोगी। उसके अल्फाज में नरमी नहीं थी, बस उलझन और तंगी थी। मैं उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे घुटने में दर्द था, जिस्म लड़खड़ा गया। वो थोड़ा सा रुका, फिर जैसे जबरदस्ती खुद पर काबू पाकर आगे बढ़ा। मेरा बाजू थामा। मैंने झटकने की कोशिश की, लेकिन वो बोला, बस कर दो, ड्रामा बंद करो, चलो गाड़ी में बैठो। उसका लहजा कठोर था, मगर एक लम्हे को मेरे अंदर की बेबसी ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं उसके साथ चल दी, गाड़ी के दरवाजे तक। उसने दरवाजा खोला, मैं अंदर बैठ गई। सीट पर बैठते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई छत मिल गई हो, चाहे चंद लम्हों के लिए ही सही। गाड़ी की खिड़की से बाहर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन गाड़ी के अंदर रोशनी, खुशबू और खामोशी थी। वो लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और बगैर कुछ पूछे आगे बढ़ा। नाम क्या है तुम्हारा? मैं खामोश रही। अच्छा, बोलना पसंद नहीं, चलने दो, मुझे भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। गाड़ी चलती रही और मैं चुपचाप अपनी उंगलियों को मरोड़ती रही। मेरे अंदर जैसे एक सवाल पैदा हो रहा था, क्यों बैठी मैं इसके साथ, कहाँ जा रही हूं? लेकिन इन सब सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं था। मुझे सिर्फ एक लम्हा चाहिए था, सुकून का, खामोशी का, जहां कोई मुझे नीचा ना देखे, जहां कोई मेरी जात पर उंगली ना उठाए। कुछ देर के बाद उसने एक सिगरेट जलाया, खिड़की खोलकर धुआं बाहर निकाला, फिर एक नजर मेरी तरफ देखा और बोला, डरो नहीं, मैं वैसा नहीं हूं जैसा लगता हूं। मैंने नजर झुका ली। मेरे लब खामोश थे, मगर दिल में तूफान था। उसके एक जुमले ने मुझे चौंका दिया था। वैसा नहीं तो कैसा था? मैं जानना नहीं चाहती थी, अभी नहीं। अभी मेरे लिए बस यही काफी था कि कोई मुझे सड़क से उठाकर
एक महफूज जगह तक लाया था, चाहे वो कैसे भी अंदाज में लाया हो। गाड़ी चलती रही, रात गहरी होती रही और मैं उस अनजान गाड़ी में, अनजान राह पर, अनजान अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, जैसे वो लड़का खुद भी नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वो लड़का एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरा हाथ खिड़की से बाहर। सिगरेट का धुआं बाहर जा रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन खुद भी नहीं जानता कि कैसे। अजीब हो तुम लोग, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, लेकिन खामोश रही। क्यों रो रही हो? किसी ने दिल तोड़ दिया? उसने फिर तंजिया अंदाज में पूछा। मैंने लब भींच लिए, कुछ बोलना चाहा, लेकिन गले में जैसे लफ्ज अटक गए। वो फिर हंसा, हल्की सी खुश्क हंसी। चलो खैर है, तुम्हारा ये रोना धोना कुछ देर में खत्म हो जाएगा, सबका हो जाता है। बस एक बात मान लो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरे साथ चलो। अल्फाज जैसे किसी खला में गूंजे। मेरे लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्के था। मैंने आंखें सुकेड़ कर उसका चेहरा देखा। मेरी आवाज़ मध्यम और कांपती हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो, कोई गलत नियत नहीं। बस तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हें किसी पनाह की ज़रूरत है और मुझे शायद किसी सच्चाई की। मैं मजीद हैरत में डूब गई। उसका लहजा बदल गया था। अब उसमें तंज नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर कहने लगा, ये जिंदगी बहुत अजीब है। हर किसी के हिस्से में सब कुछ बराबर नहीं आता। किसी के पास पैसा होता है लेकिन दिल खाली, किसी के पास मोहब्बत होती है लेकिन जेब खाली, और कुछ लोग जैसे तुम, जिनके पास ना मोहब्बत होती है ना छत। मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। उसकी बातें सुनकर लगा जैसे वो मेरी हालत को समझ रहा है, जैसे मेरे जख्मों को पहचान रहा है। मेरे साथ कुछ दिन रहो, कोई शर्त नहीं, कोई बंदिश नहीं। बस तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिलेगा और मुझे शायद कुछ इंसानियत। यह सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ये पेशकश थी या तर्स, यह हमदर्दी थी या कोई और खेल, मैं नहीं जानती थी। लेकिन उस लम्हे मेरा दिल कह रहा था कि रुक जाओ। सोचने की ताकत खत्म हो चुकी थी। कहीं ना कहीं कोई तो चाहिए जो बस खामोशी से साथ हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें जाना है तो चली जाना, दरवाज़ा बंद नहीं होगा, वो आहिस्ता से बोला। मैंने कुछ लम्हे बाद सर हिलाया, आहिस्ता से, जैसे अपनी मर्जी से नहीं, बेबसी से। लेकिन वो सर हिलाने ही मेरे नए सफ़र की पहली सीढ़ी बन गया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर गाड़ी का रुख बदल दिया, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि मैं अब उसके साथ जा रही हूं। तुम्हारा नाम? मैंने बमुश्किल जवाब दिया। माहीन, अच्छा नाम है। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, याद रखना तुम किसी से कम नहीं हो। यह जुमला मेरी रूह में उतर गया। बरसों से किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन दिल में वो जुमला गूंजता रहा। गाड़ी खामोशी से चल रही थी, जैसे उसकी रफ्तार भी हमारी खामोशी से हम आहंग हो चुकी हो। मैं मुसलसल बाहर अंधेरे को देख रही थी, और वो कभी कभार एक नज़र मेरी तरफ डाल देता, लेकिन कोई बात नहीं हुई। उसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी। हम दोनों अनजान थे, एक दूसरे के माजी से, दुखों से, इरादों से, लेकिन उस लम्हे एक अजीब सा बंधन बन चुका था। कुछ देर के बाद अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी। वो बार बार अपनी गर्दन पकड़ने लगा और चेहरे पर एक इज़्तिराब सा फैल गया। मैंने फौरन उसे देखा। वो गाड़ी का स्टीयरिंग मजबूती से थामे बैठा था, लेकिन उसके हाथ कप कपा रहे थे। तुम ठीक हो? मेरी आवाज़ खौफ से कांप गई। उसने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ों से पहले ही उसकी सांस फंसने लगी। वो झुकने लगा, जैसे सीने में कुछ सख्त हो गया हो। उसका चेहरा पसीने से तर हो चुका था और होठों का रंग बदलने लगा था। मैं घबरा गई। मेरे सामने एक ऐसा इंसान बैठा था जो अभी चंद लम्हे पहले मुकम्मल और मजबूत लग रहा था, और अब जैसे लम्हा ब लम्हा बिखर रहा था। मगर वो हिम्मत करके गाड़ी चला रहा था। मेरी नज़रें किसी साइन या अस्पताल की तलाश में थी। कुछ ही फासले पर एक बोर्ड नजर आया, 24 आवर्स इमरजेंसी क्लिनिक। 24 घंटे इमरजेंसी क्लिनिक खुला। आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार हम क्लिनिक के बाहर पहुंच गए। गाड़ी रुकते ही उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। मेरा दिल बैठने लगा। गाड़ी से निकलकर मैंने शोर मचाया, किसी को बुलाओ, जल्दी करो, सांस नहीं आ रही इसे। नर्सेस दौड़कर आई, स्ट्रेचर लाया गया और वो उसे अंदर ले गए। मैं दरवाजे के पास खड़ी रह गई। आंखों में एक बार फिर आंसू थे, लेकिन अब वो मेरी बेबसी के नहीं, ये खौफ के आंसू थे। कुछ घंटे गुजर गए, वक्त रुक सा गया था। जब डॉक्टर बाहर आया तो मैं उसकी तरफ लपकी। क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने नजरों में नरमी लाकर कहा, क्या आपके करीबी अजीज हैं? मैं कुछ कहे बगैर खामोश खड़ी रही। हमें अफसोस है, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स और सांस की शिकायत को देखते हुए
हमें कुछ पुराने टेस्ट फाइल्स खोलनी पड़ी। इन्हें कैंसर है, आखिरी स्टेज पर है, फेफड़ों में फैल चुका है, ज्यादा से ज्यादा महीना 1.5 महीना बाकी है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे लगा जैसे पूरा जिस्म सुन्न हो गया हो। वो लड़का जो अभी कुछ घंटों पहले मेरे लिए एक अनजान था, अब इतनी जल्दी मौत के दहाने पर खड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे वो कोई और बात कहे, कोई उम्मीद दे, लेकिन उसकी खामोशी ही हतमी जवाब थी। मैं कमरे में दाखिल हुई। वो ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटा हुआ था, आंखें नीम व चेहरे पर थकन छाई हुई थी, जैसे बरसों की थकावट एक ही रात में जिस्म पर उतर आई हो। मैं आहिस्ता से उसके करीब गई। उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कुराया, बहुत हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे जिंदगी से भरा शख्स अब जिंदगी को मजाक समझ रहा हो। देखा, मैं कहा करता था सब कुछ खत्म हो जाता है, आज खुद पर सच साबित हो गया। उसकी आवाज में न शिकवा था न खौफ, बस एक थकी हुई तस्लीम। मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, क्यों मेरे साथ गाड़ी में बैठी या यहां तक आई, लेकिन अब तुम जा सकती हो। जिंदगी खत्म होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बोझ का हिस्सा बनो। मैं कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गई। तुम चाहो या ना चाहो, मैं ये बोझ उठा चुकी हूं और अब ये बोझ नहीं, मेरी मर्जी है। वो मुझे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में कुछ लरजने लगा, शायद हैरत, शायद शक, शायद शुक्रगुजारी। रात तवील थी मगर मैं जागी रही, उसके सिरहाने बैठी रही। वो नींद में भी हल्का सा मुस्कुराता रहा, जैसे जिंदगी से आखिरी खेल खेल रहा हो। उस रात मौत का साया तो था, लेकिन मेरे अंदर एक नई रोशनी भी जागी, किसी के लिए कुछ बनने की, किसी का सहारा बनने की। वो लड़का जिसने मुझे पनाह दी थी अब खुद पनाह मांग रहा था, और ये पनाह मैं उसे दूंगी जितने दिन भी बचे हों। सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दों से झांक रही थी, लेकिन कमरे में अब भी रात की थकन बाकी थी। वो नीम बेहोशी में लेटा था, ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर मौजूद था और मेडिकल मशीनें वक्फे वक्फे से आवाजें दे रही थीं। मैं उसके पास बैठी थी। रात भर जागने के बाद भी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अजीब बात थी, चंद दिन पहले तक मैं उसके वजूद से वाकिफ न थी और अब उसकी सांसें मुझे अपनी लगने लगी थी। मैंने खामोशी से नर्स से दवाइयों का वक्त पूछा और खुद अपने हाथ से दवा का गिलास तैयार किया। जब वो बेदार हुआ तो मैंने धीरे से कहा, दवाई का वक्त हो गया है। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, जैसे जांच रहा हो कि मैं ख्वाब हूं या हकीकत। फिर थोड़ा सा सर हिलाया और मैंने आहिस्ता से उसे सहारा देकर बैठाया। वो कमजोर हो चुका था, लेकिन आंखों में वही बेनियाजी थी, जैसे जिंदगी को अभी भी संजीदा ना ले रहा हो, अभी भी संजीदा ना ले रहा हो। तुम अभी तक यहां हो? उसने आहिस्ता से पूछा। हाँ। क्यों? मेरे पास उसका जवाब नहीं था। कोई नीयत नहीं थी, कोई मंसूबा नहीं था, कोई वादा भी नहीं था, सिर्फ दिल का एक खामोश फैसला था। किसी को छोड़ देना आसान होता है, साथ देना मुश्किल, और शायद मैं मुश्किल रास्ता चुन चुकी थी। मैंने उसके हाथ धुलवाए, चेहरा साफ किया, फिर खिड़की खोल दी ताकि ताज़ा हवा कमरे में आए। हर छोटे काम में मेरी खामोशी शामिल थी और उसकी नज़रें मेरे हर अमल को खामोशी से देखती थी। वो ज़्यादा बात नहीं करता था और मैं उसकी खामोशी को जबान की तरह समझने लगी थी। जब वो खिड़की की तरफ देखता तो मुझे अंदाजा होता कि उसे रोशनी चाहिए। जब वो आंखें बंद करता तो मैं जान जाती कि वो तकलीफ में है। ये रिश्ता लफ्जों से नहीं, खामोश इशारों से जुड़ रहा था। न कोई नाम, न कोई रिश्ता, न दावा, सिर्फ मौजूदगी। कभी कभार वो मुस्कुराता, जैसे मेरे होने पर हैरान हो या शायद खुश हो। एक दिन उसने कहा, माहीन तुम अजीब हो। मैंने पूछा, कैसे? ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं। मैंने नजरें झुकाकर बस इतना कहा, किसी को जरूरत होती है तभी कोई मौजूद होता है। हम अस्पताल के कमरे में कैदी बने नहीं थे, बल्कि खामोशी से जिंदगी के उन लम्हों को जी रहे थे जिन्हें अक्सर लोग जाया कर देते हैं। मैं रोज उसके लिए खिचड़ी बनाती जो वो बचपन से पसंद करता था, जैसा कि नर्स ने बताया था। कभी कभी हम साथ चाय पीते, खामोश लेकिन पुरसुकून। एक दिन उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है कि मैं पहले से बेहतर हूं। मैंने सर हिलाया, हो भी सकते हो, मौजज़े अक्सर खामोशी से होते हैं। रात को जब वो सोता तो मैं उसके लिए दुआएं पढ़ती। कमरे में कुरान की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता गूंजती और दिल में उम्मीद पैदा होती कि शायद वो दिन जो गिने जा चुके थे दोबारा लिखे जाएं। मैं उसकी खिदमत में मसरूफ रही, बगैर किसी गिले, बगैर किसी सिले। वो इंसान जिसने पहली बार मुझे पनाह दी अब खुद बेपनाह दुख में था और मेरे हाथों में अब खिदमत का हक था जो मैं पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। अस्पताल के अमले ने भी नोट किया था कि उसके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं रही थी, वो नरम पड़ने लगा था, ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहता था,
कभी कभी मुझसे मेरे बचपन के बारे में पूछता, मेरी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करता, और मैं भी थोड़ा थोड़ा अपने आप खोलने लगी। लेकिन फिर भी हमारे दरमियान एक लकीर थी, ना रोमानवी ना खूनी, सिर्फ इंसानियत पर मबनी। और ये रिश्ता जो बगैर नाम का था, शायद मेरी जिंदगी का सबसे खालिस ताल्लुक बन रहा था। उसकी सांसें अब पहले से बेहतर थीं और वो चलने की कोशिश भी करने लगा था। जब वो पहली बार बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ तो मैंने तालियां नहीं बजाई, सिर्फ खामोशी से मुस्कुराई, और उसने भी बस एक शुक्रगुजारी भरी नजर मुझ पर डाली। वक्त गुजर रहा था, लेकिन वो महीना जिसे डॉक्टर ने उसकी आखिरी हद कहा था, अब कुछ अलग लग रहा था, और हम दोनों को उसका अंदाजा था। लेकिन हमने इस पर बात नहीं की। कुछ बातें कही नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। वो कहता था, तुम चुप रहती हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे तसल्ली देती है। मैं कहती, नहीं, मैं कहती नहीं थी, लेकिन जानती थी कि उसकी मौजूदगी मुझे भी संभाल रही है। खिदमत से शुरू होने वाला ये रिश्ता अब रूह की गहराइयों में उतर चुका था। ये वो ताल्लुक था जो लफ्जों की मोहताजी से आज़ाद था, और शायद इसीलिए इतना सच्चा था। वक्त जैसे खामोशी से रींग रहा था, दिन और रात एक जैसे लगने लगे थे। वो अस्पताल का कमरा, जहां कभी एक बेजान सा माहौल होता था, अब सांस लेने लगा था। खिड़की के पास रखी हरियाली, चाय के कप की हल्की खुशबू और मेरी मौजूदगी, सब मिलकर जैसे जिंदगी की एक नई लय पैदा कर रही थे। मैं अब रोज उसके साथ होती। सुबह उसका दवा का वक्त, दोपहर का खाना, शाम की थोड़ी सी सैर, सब मेरी जिम्मेदारी में शामिल हो चुका था। लेकिन ये जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती थी। उसके चेहरे पर आती हुई रंगत, उसकी आवाज में लौटती हुई जिंदगी, ये सब मेरे लिए एक अनदेखी खुशी बन चुके थे। डॉक्टर्स अब हैरत में थे। रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी। वो जिस्म जिसके बारे में कहा गया था चंद हफ्तों का मेहमान है, अब हर हफ्ते किसी नई बेहतरी का इशारा दे रहा था। फेफड़ों में मौजूद कैंसर की शिद्दत खत्म हो रही थी, कम हो रही थी। कुव्वत मुदाफियत बहाल हो रही थी, नींद बेहतर हो गई थी, और सबसे बढ़कर उसके चेहरे पर जो रोशनी अब आती थी वो नाकाबिले बयान थी। एक दिन मामूल के चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसकी फाइल बंद की और संजीदगी से उसे देखा। ये सब हो कैसे रहा है? हमने तो इलाज के इम्कानात खत्म मान लिए थे। वो हंसा, एक नर्म थका थका सा कह कहा, जैसे कई राज उसकी एक मुस्कुराहट में छुपे हों। फिर मेरी तरफ देखा और बोला, इनका पूछो, सब इनकी वजह से है। डॉक्टर चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैं नजरें झुका गई। ये लड़की जो रोज मेरे साथ रहती है, जिसने बगैर किसी गर्ज की मेरी खिदमत की, जिसने मुझे मरने नहीं दिया, उसके होने से मुझे लगता रहा कि मैं भी खत्म नहीं हुआ। उसका ये जुमला मेरे दिल के किसी बहुत गहरे हिस्से में उतर गया। मेरे हाथ कांप गए। इतने दिनों की खामोश खिदमत, खामोश कुर्बत अब लफ्जों में ढलने लगी थी। डॉक्टर ने फाइल दोबारा खोली, कुछ लिखा और बोला, स्पॉन्टेनियस रिमिशन, हम मेडिकल जबान में इसे कहते हैं, लेकिन शायद कभी कभी मोहब्बत और तवज्जो का साइंस से भी बड़ा असर होता है। मोहब्बत, मेरे दिल में वो लफ्ज दोहराया, जैसे किसी अजनबी ने मेरा नाम लिया हो। क्या वाकई ये मोहब्बत थी, या बस एक जज्बा जो वक्त, हमदर्दी और कुर्बत से पैदा हुआ था? मैं खुद नहीं जानती थी, लेकिन एक बात तय थी, मैं अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, और वो मेरी जिंदगी की सबसे खामोश हकीकत। वो अब खुद चलने लगा था। बैसाखी अब ज्यादा देर तक हाथ में नहीं रहती थी। खाने में उसकी पसंद दोबारा लौट आई थी। उसकी बातों में हल्की सी शोखी भी आने लगी थी, जो कभी उसके बिगड़े हुए माजी का हिस्सा रही होगी। एक शाम जब हम दोनों अस्पताल के लॉन में बैठे थे, उसने अचानक कहा, पता है माहीन, मैंने पहली बार जिंदगी को थोड़ा सा संजीदगी से लेना शुरू किया है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे ये सिखाया कि खामोशी से जीने का भी एक अलग अंदाज होता है। मैं कुछ न बोली, सिर्फ एक मध्यम मुस्कुराहट उसके लिए काफी थी। ये खामोशी ही तो हमारी जबान बन चुकी थी। महीनों का वक्त जैसे लम्हों में बदल गया। रिपोर्ट्स मजीद बेहतर आईं। डॉक्टर्स ने अब उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करने का इशारा दिया। मैं हैरान थी कि वो दिन भी आएगा जब हम इस सफेद कमरे से बाहर निकलेंगे, जहां हमने जिंदगी और मौत के दरमियान इतने दिन गुजारे। वो दिन आया और हम बाहर निकले। सूरज की रोशनी आंखों को चुभती थी, लेकिन दिल को सुकून दे रही थी, जैसे खुदा ने दोबारा जिंदगी दी हो। और वो जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी थी। उसने एक लम्हा रुककर मेरी तरफ देखा और कहा, माहीन, अगर जिंदगी दोबारा मिली है तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें भर आईं, क्योंकि इस लम्हे लफ्जों की जरूरत ही नहीं थी। हम दोनों जानते थे ये करिश्मा था या मोहब्बत, लेकिन जो कुछ भी था सच था, गहरा था और मुकम्मल था। फिजा में बहार की सी खनकी थी,
अस्पताल से वापसी के बाद वो पहला दिन था जब हम दोनों वाकई बाहर बैठे थे। अस्पताल की दीवारों से दूर नरमी से चरकती धूप में एक छोटा सा पार्क था जहां बच्चे खेल रहे थे और आसपास जिंदगी की आवाजें सुनाई दे रही थी, पुरसुकून, बगैर किसी दर्द के। जैसे दुनिया वाकई खूबसूरत हो सकती है अगर दिल में सुकून हो। हम एक बेंच पर बैठे थे। वो खामोश था। उसकी नजरें आसमान पर थीं, जैसे कोई अपने माजी को बादलों में देख रहा हो या शायद मुस्तकबिल के इम्कान को सोच रहा हो। मैं भी खामोश थी, अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश में। कुछ लम्हों के बाद वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में वो शोखी नहीं थी जो वो अक्सर छुपा लेता था, बल्कि एक गहरी संजीदगी थी। माहीन, मैंने सर उठाया। तुम जानती हो मैं मरते मरते बचा हूं तुम्हारी वजह से, और अब जो जिंदगी मिली है वो अधूरी सी लगती है अगर तुम उसमें शामिल ना हो। मेरा दिल जैसे लम्हे भर को रुक गया हो। मैंने कुछ नहीं कहा। वो सांस लेते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी बनो। लफ्ज सीधे दिल में उतरे, सादा, नरम, बगैर किसी बनावट के, लेकिन उनके असर से जमीन जैसे हिल गई हो। मेरे अंदर खामोशी छा गई, जैसे कुछ लम्हों के लिए हवा भी रुक गई हो। मैंने नजरें नीचे कर ली, खास तौर पर एक ऐसी लड़की के लिए जिसने जिंदगी के बेशतर दिन छत और इज्जत के बगैर गुजारे हों। ऐसा सवाल ख्वाब लगता है, लेकिन ख्वाबों पर एतबार करना मेरे बस में न था। उसकी आवाज फिर आई, मैं तुमसे वादा नहीं करूंगा जो फिल्मों में होते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारे साथ मुझे मुकम्मल होने का एहसास होता है। अगर तुम चाहो तो मैं चाहता हूं कि बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। मेरी आंखों में नमी आ गई। कोई दुख नहीं था इस बार, न शर्मिंदगी, न बेबसी, सिर्फ वो एहसास कि मैं चाही गई हूं, किसी नियत के बगैर, किसी लालच या हमदर्दी के बगैर। वो शख्स जो जिंदगी से लड़कर आया हो और अब मेरे साथ जीना चाहता हो। क्या ये मोहब्बत थी या इससे भी ज्यादा कुछ? मेरी आंखों के सामने वो तमाम लम्हे घूमने लगे जब उसने मुझे सहारा दिया। मैंने उसे वो रातें जब मैं उसके लिए जागी, वो दिन जब वो खामोशी से मुझे देखता रहा। न कोई वादा, न रिश्ता, सिर्फ मौजूदगी, खामोशी, सच्चाई। मैंने दिल की सच्चाई पर एतबार किया। लफ्ज निकालने से पहले ही मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मैंने धीरे से कहा। वो खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा, जैसे एक छोटी सी हरकत से वो मेरा दुख, मेरा माजी, मेरी तन्हाई, सब कुछ अपने हिस्से में लेना चाहता हो। अगले दिन उसने बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजा। अस्पताल के चंद डॉक्टरों, नर्सों और मेरे पुराने मोहल्ले की एक बुजुर्ग खातून को गवाह बनाया। सादगी से, इज्जत से हम दोनों का निकाह हुआ। कोई शोर शराबा नहीं, न जेवरात, न दिखावा, बस दो दिल, दो हाथ और एक सादा सा कबूल है। शादी के बाद जब मैं उसके साथ उसके घर गई तो मेरी सांस रुक गई। एक वसी और अरीज बंगला, हर कमरा ऐसा सजा हुआ जैसे किसी रिसाले के सफ़े पर हो। और तब जाकर मुझे मालूम हुआ कि वो सिर्फ एक आम अमीर शख्स नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड का मालिक है। वही ब्रांड जिसके कपड़े नाजिया ने कभी मेरे सामने फख्र से पहने थे। और आज मैं उस ब्रांड के मालिक की बीवी थी। लेकिन सबसे कीमती बात यह थी कि उसने मुझे सिर्फ बीवी नहीं बनाया, बल्कि अपने बिजनेस की पार्टनर भी बनाया। उसने मेरे हाथों से कपड़ों के नमूने देखे, मेरे मशवरे सुने और कहा, तुम्हारा ज़ौक खामोश है लेकिन गहरा। तुम सिर्फ पहनती नहीं, महसूस करती हो। उस दिन मुझे महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने मुझे मेरी शनाख्त वापस दे दी हो। मैं कोई साया नहीं थी, न किसी के रहम पर पलने वाली, बल्कि अपने फैसले करने वाली, अपने रास्ते चुनने वाली औरत थी। ये रिश्ता जो हमदर्दी या दुख से शुरू हुआ था, अब मोहब्बत और बराबरी में बदल चुका था। वो लम्हा जब मैंने हाँ कहा था, वही मेरी जिंदगी का नया आगाज था। और इस बार मैंने अपनी मर्जी से जीना शुरू किया था। एक दिन वो मुझे एक बड़ी इमारत में ले गया, शहर के दिल में वाक़े, जिस पर एक बहुत बड़ा बोर्ड आवेजा था, जाविर द फैशन हाउस। मैंने हैरत से उस इमारत को देखा। शीशी के दरो दीवार, अंदर भागते मुलाजमीन और हर तरफ एक पुरवकार मसरूफियत। मैं समझी कि शायद किसी मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन वो मुझे सीधा अंदर ले गया। रिसेप्शन पर बैठे लोगों ने हमें देखकर उठकर सलाम किया। उसने मेरा हाथ थामे रखा, जैसे दुनिया के सामने ऐलान कर रहा हो कि यह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। हम ऊपर के फ्लोर पर पहुंचे, जहां एक खूबसूरत ऑफिस था। अंदर हर तरफ फैशन डिजाइन्स, टेक्सटाइल सैंपल और शो पीसेस रखे थे। उसने मुस्कुरा कर कहा, यह सब तुम्हारा है। मैंने उलझन से उसकी तरफ देखा।
मैंने इस ब्रांड की बुनियाद तब रखी थी जब मेरे वालिद ने मुझे मेरी मर्जी से कुछ करने की इजाज़त दी थी। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसका वो हिस्सा बनो जो सिर्फ बाहर का चेहरा नहीं, अंदर की रूह भी हो। लेकिन मुझे तो ये सब नहीं आता। मुझे पता है, लेकिन तुम में जो चीज़ है वो किताबों से नहीं सीखी जा सकती। तुम में एहसास है, तुम्हारे अंदर वो नज़र है जो आम आंखों में नहीं होती। तुमने जिंदगी को नंगे पांव जिया है, इसलिए तुम्हारी तरजीहात असली हैं, गहरी हैं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी ने नया रुख ले लिया। मैं उसके साथ ऑफिस जाने लगी। शुरू में खामोशी से हर चीज़ देखती, नोटिस लेती, समझने की कोशिश करती। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे हर काम में शामिल करने लगा। कभी किसी कपड़े की कटिंग पर मशवरा, कभी किसी डिज़ाइन के फाइनल अप्रूवल, कभी मॉडल्स की सिलेक्शंस। उसने मेरे लिए अलग कैबिन बनवाया जिसके बाहर तख्ती लगी थी, क्रिएटिव कंसल्टेंट माहीन। मेरी आंखें भर आईं। वही नाम जो कभी किसी के लिए बोझ था, आज इज्जत और पहचान बन चुका था। एक दिन उसने कहा, माहीन, तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, तुमने मेरी कंपनी को भी नई रूह दी है। लोग अब हमारे ब्रांड में वो सच्चाई देखते हैं जो पहले सिर्फ खूबसूरती तक महदूद थी। हमने एक नई कलेक्शन लॉन्च की, जिंदगी के नाम से। हर लिबास में एक कहानी थी, दर्द, उम्मीद, इज्जत और औरत की असल ताकत की कहानी। वो कलेक्शन हिट हो गई। बड़े मैगजीन्स में मेरे इंटरव्यूज छपने लगे, लोग मुझे जानने लगे। लेकिन इस सब शोहरत के बीच मैं अब भी वही माहीन थी जिसने चची के तानों के साथ जीना सीखा था, जिसने नाजिया के थप्पड़ को बर्दाश्त किया था और जिसने अस्पताल के कमरे में किसी अनजान के लिए दुआएं की थी। मेरे लिए असल खुशी ये नहीं थी कि लोग मेरे कपड़े पहनते थे, बल्कि ये थी कि अब कोई मुझे यतीम, बोझ या बेगैरत नहीं कहता था। अब मैं इज्जत से जी रही थी, अपनी मेहनत, अपनी पहचान और उस इंसान के साथ जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर कबूल किया था। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे खुले दिल से अपनाया। वो जानते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, लेकिन उनकी नज़रों में कभी हिकारत नहीं देखी। वो अक्सर कहते, तुमने हमारे बेटे को वो जिंदगी दी है जो हम भी न दे सके। कभी कभार रात को जब आईने में खुद को देखती तो हैरत होती, क्या वाकई ये मैं हूं? वही माहीन जो किसी के पुराने कपड़ों में भी इज्जत तलाश करती थी, आज खुद अपने नाम की पहचान बन चुकी है। ये सब सिर्फ एक शनाख्त नहीं थी, ये मेरी असर नौ तख्लीक थी, मेरी कहानी मेरे हाथों से लिखी हुई। और इस बार मेरी मर्जी से। मेरे हाथों में कपड़ों के नमूने थे, रंगों की वो दुनिया जो कभी सिर्फ ख्वाब में देखी थी अब हकीकत बन चुकी थी। सिल्क, कॉटन, लिनन, शेफोन, हर कपड़ा जैसे मेरी बात सुनता था, मेरे एहसास को जज्ब करता था और मेरी सोच को रूप देता था। जहां कभी दूसरों के पुराने कपड़ों पर इक्तफा किया था, आज मैं खुद अपनी मर्जी के लिबास बना रही थी, अपने लिए, दूसरों के लिए, उन औरतों के लिए भी जो कभी मेरी तरह खुद को बेनाम महसूस करती थी। दफ्तर की वर्कशॉप में जब मैं डिजाइनर्स के दरमियान खड़ी होती तो किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि यही लड़की किसी वक्त चची के जुमलों से जख्मी होकर सड़कों पर रोती हुई फिर रही थी। मेरी शनाख्त अब मेरे फन में थी। मेरी उंगलियों के पोरें कपड़ों को छूती तो दिल कहानियां बुनता। मैं डिजाइन बनाती नहीं थी, महसूस करती थी, और शायद इसीलिए वो डिजाइन आम नहीं लगते थे। उनमें दर्द था, सब्र था, जब्र था और सबसे बढ़कर आज़ादी थी। मेरे शौहर, अब मेरे हमसफर और पार्टनर, मुझे मुकम्मल इख्तियार दे चुके थे। वो कहते, तुम्हारी आंखों में जो विजन है वो किसी बिजनेस डिग्री से नहीं आता। तुमने जिंदगी को पहन कर देखा है, इसीलिए तुम जानती हो कि असली लिबास क्या होता है। एक दिन मैंने अपने लिए एक लिबास बनाया, ना महंगा, ना भारी, ना शोख, एक नर्म सा नीला जोड़ा जिस पर बारीक कशीदाकारी थी। वो फूल जिन्हें मैं बचपन में अम्मा के दुपट्टे में देखती थी। जब मैंने वो लिबास पहना तो खुद को पहली बार मुकम्मल महसूस किया। ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये मेरी पहचान का इहाता था। न किसी की दी हुई खैरात, न किसी का बचा हुआ, ये मेरा था, मेरी सोच का, मेरी मर्जी का। मैंने अपने फैशन हाउस में एक नई लाइन मुतारिफ करवाई, सहारा। ये उन औरतों के लिए थी जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी कमी का शिकार रही थी, चाहे वो रिश्तों की कमी हो, इज्जत की या खुद एतमादी की। हर लिबास के साथ एक मुख्तसर कहानी छापी जाती जो उसके पीछे छुपी सोच को बयान करती। ये कलेक्शन बाजार में हाथों हाथ लिया गया, लेकिन मेरे लिए कामयाबी वो आंसू थे जो एक ग्राहक की आंखों में आए जब उसने कहा, यह लिबास मुझे मेरी माँ की खुशबू देता है। जिंदगी अब बदल चुकी थी। सुबह का आगाज फैशन हाउस में मीटिंग से होता, शाम किसी कलेक्शन की शूटिंग या किसी वर्कशॉप की निगरानी में गुजरती। कभी कभार रात को देर से घर पहुंचती तो थकन होती, लेकिन दिल मुतमईन रहता। मेरा शौहर मेरे सबसे बड़े सपोर्टर थे। वो अक्सर
मेरे स्केचबुक में झांक कर कहता, माहीन, तुमने सिर्फ अपने लिए लिबास नहीं बनाया, तुमने खुद को नए सिरे से बुना है। एक शाम मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली जो मैंने बरसों पहले चुपके से लिखी थी। उसमें वो सब कुछ था जो मैं कभी किसी को कह नहीं पाई। चची की तलखियां, नाजिया का थप्पड़, भूखे सोने की रातें, और वो दिन जब मैंने पहली बार दुआ मांगी थी कि कोई आकर मुझे इस जिंदगी से निकाल ले। मैंने वो सब कुछ पढ़ा और फिर वो डायरी बंद कर दी। अब वो दुख मेरे लिबास का हिस्सा नहीं थे, न मेरी शनाख्त का। वो माजी था और अब मैं माजी नहीं, मुस्तकबिल पहनती थी। मैंने कुछ ऐसे कपड़े भी डिजाइन किए जो बाज़याफ्ता कपड़ों से बनाए गए थे, उन्हीं कपड़ों से जो किसी वक्त मेरे लिए शर्मिंदगी की अलामत थे। लेकिन अब वही कपड़े मेरी तख्लीक से इज्जत का रूप बन चुके थे। मेरी टीम ने उन कपड़ों को नई जान का नाम दिया। उनके साथ मेरी लिखी हुई एक लाइन छापी जाती, कभी जो दूसरों का बचा हुआ था आज वही तुम्हारी पहचान बन सकता है। मेरी कहानी अब औरों की हिम्मत बनने लगी थी। अखबारात, फैशन मैगजीन्स, हत्ता कि एक टीवी शो पर भी मुझे बुलाया गया, जहां मुझसे पूछा गया, माहीन, आपने सब कुछ कैसे हासिल किया? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद को खोने के बाद पाया। जो कुछ छिन गया था उसे वापस लेना नहीं था, बल्कि खुद को असर नौ बनाना था। अब जब मैं आईने में खुद को देखती तो एक आम लड़की नजर नहीं आती। वो एक औरत थी जो हर दुख से गुजरी, हर तलखी चखी, लेकिन अपने ख्वाबों को न छोड़ा। और अब वही ख्वाब उसके लिबास बन गए थे, उसकी पहचान, उसकी ताकत। ये सिर्फ कपड़ों का हुनर नहीं था, ये जिंदगी को महसूस करने की सलाहियत थी। मैंने सीख लिया था कि यतीमी सिर्फ रिश्ते का ना होना नहीं, बल्कि अपनी शनाख्त से महरूम होना है। और आज मैं अपनी शनाख्त के सब रंग खुद चुन रही थी। इज्जत, वकार और वो खूबसूरती जो सिर्फ दिल की सच्चाई से पैदा होती है। दिन मामूल के मुताबिक मसरूफ था। बुटीक में नई कलेक्शन की लॉन्च चल रही थी और मेरी टीम हर गोशे में मसरूफ थी। मैं अपने ऑफिस में बैठकर क्लाइंट्स के फीडबैक का जायजा ले रही थी जब अचानक बाहर से शोर की आवाज आई। पहले हल्की सरगोशियां सुनाई दी, फिर किसी औरत की बुलंद आवाज, और कुछ ही लम्हों में माहौल संजीदा हो गया। मैंने दरवाजा खोला तो मेन हॉल में स्टाफ और चंद ग्राहक जमा हो चुके थे। सब एक जानिब देख रहे थे, जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। एक औरत ऊंची आवाज में किसी पर बरस रही थी, मेरे बेटे ने परदेश जाके पैसे इसलिए नहीं कमाए कि तुम यहां महंगे कपड़े खरीदती फिरो, शर्म नहीं आती? दूसरी तरफ एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा झुका हुआ था, आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। वो मुसलसल सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने खड़ी औरत उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंची। जैसे जैसे चेहरा साफ होने लगा, मेरा दिल जैसे छिटक गया। वो बहू कोई और नहीं, नाजिया थी। वही नाजिया जिसने बरसों पहले सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, मेरी तजलील की थी और मेरे यतीम होने पर तंज किया था। आज वही नाजिया इस मुआशरती तमाशे का शिकार थी, और वही दर्द उसकी आंखों में था जो कभी मेरी आंखों में था। चंद लम्हे में जैसे वक्त रुक गया। न मैं आगे बढ़ सकी, न पीछे हट सकी। उसकी नजरें मेरी तरफ उठी और फिर फौरन झुक गईं। उसने मुझे पहचान लिया था। चेहरे पर हैरत, शर्मिंदगी और नदामत की मिली जुली परछाइयां थी। उसकी सास अब भी चिल्ला रही थी, यही सूट पहनने की जिद कर रही थी। पता है इसकी कीमत? तुम्हारी औकात नहीं है इतना महंगा सूट पहनने की। वो सब अल्फाज जो कभी मेरे लिए बोले गए थे आज वही किसी और के लिए दोहराए जा रहे थे। और वक्त ने दिखा दिया कि एहसास, इज्जत और जिल्लत सबका हिसाब रखता है। मैंने आगे बढ़कर अपने स्टाफ को इशारा किया, मेहरबानी करके मेहमानों को इज्जत से बिठाएं। यह हमारा बुटीक है, बाजार नहीं। यहाँ इज्जत बेची नहीं जाती, बांटी जाती है। फिर मैं नाजिया की तरफ मुतवज्जह हुई, उसके करीब गई और उसकी आंखों में झांक कर कहा, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ ग्राहक हैं और ये सूट आपका है। नाजिया ने फौरन आंखें बंद कर ली, जैसे वो लम्हा नाकाबिले यकीन हो। फिर आहिस्ता से बोली, माहीन, तुम? मैंने सर हिलाया और कहा, हाँ मैं। ये सब तुम्हारा है? उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। जी, ये ख्वाब, ये शनाख्त, ये बुटीक, सब कुछ मेरी मेहनत का सिला है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सर झुका दिया। उसकी सांस भी अब शर्मिंदगी से चुप हो चुकी थी। माहौल खामोश हो गया था, सिर्फ सांसों की आवाज बाकी थी। नाजिया ने हाथ जोड़ दिए, माहीन, मैं माजरत चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। मुझे उस दिन का हर लम्हा याद है। मुझे भी याद है नाजिया, क्योंकि वो दिन मेरी बेदारी का दिन था। वो थप्पड़ मेरी खुदी को जगा गया था। नाजिया चुप हो गई। उसके गालों से आंसू टपक रहे थे और मेरी आवाज में मुकम्मल सुकून था। कभी कभी जिंदगी हमें आईना दिखाती है, वही मंजर दूसरे जाविये से, और तब पता चलता है कि हम कहाँ खड़े थे और कहाँ खड़े हैं। यह मकाफात अमल नहीं था, यह जिंदगी का कुदरती तवाजुन था। और आज मैं इस तवाजुन का हिस्सा बन चुकी थी।
न किसी नफरत से, न किसी बदले से, सिर्फ सब्र और अपने मकाम से। बुटीक के हॉल में चंद लम्हों की खामोशी छाई रही। हर तरफ नजरें एक ही सिमत जमी थी, मेरी तरफ। वही माहीन जिसे कभी जिंदगी ने कदमों तले रौंद डाला था, आज वकार, वक़्त और वकार की मुजस्सम तस्वीर बनी खड़ी थी। साफ सुथरा लिबास, पुरसुकून चेहरा और लहजे में वो ठहराव जो सिर्फ वही लोग लेकर आते हैं जिन्होंने वक्त के थप्पड़ों को हंस कर सहा हो। नाजिया की आंखें बेअख्तियार उसकी तरफ उठी। वो आंखें जो कभी तहकीर से भरपूर थीं, आज लरस रही थी। वो पल भर को मेरी आंखों से मिली, लेकिन वो निगाह बर्दाश्त न कर सकी। जैसे ही नजरें मिली, नाजिया का चेहरा धुआं सा हो गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों में नदामत तैरने लगी और पलकें झुक गईं, ऐसी झुकी हुई जैसे बरसों का बोझ उन पर पड़ा हो। क्यों? नाजिया की नजरें कह रही थी, क्यों तुमने मुझे माफ किया? क्यों तुमने मुझे वो इज्जत दी जो मैंने तुमसे छीनने की कोशिश की थी? मैंने एक खामोश सी नजर उस पर डाली और कहा, कुछ नजरें जिंदगी भर पीछा करती हैं नाजिया। तुम्हारी नजर उस दिन मेरे चेहरे पर नहीं, मेरी रूह पर लगी थी। आज वही रूह तुम्हारे सामने खड़ी है, बगैर किसी जख्म के, बगैर किसी मैल के। नाजिया ने मुश्किल से सर उठाया, आंखें अब भी नम थी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी माहीन। वो सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ मेरी अना, मेरे गुरूर का नतीजा था। मैं हल्का सा मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो अंदर की मुकम्मल शिफा का ऐलान थी। नहीं नाजिया, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी किस्मत का एक बाब था, लेकिन उस बाब ने मुझे मेरे असल तक पहुंचाया। तुम इस सफर का एक किरदार जरूर थी, लेकिन अंजाम का हिस्सा नहीं। नाजिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शायद पहली बार उस दिल से रोई थी जो तकब्बुर से खाली था। उसने वो सूट माहीन की तरफ बढ़ाया जैसे लौटाना चाहती हो, लेकिन माहीन ने नरमी से उसके हाथ रोके। नाजिया ने इल्तिजाई लहजे में कहा, अम्मी को माफ कर देना माहीन। वो तुम्हारे जाने के कुछ अरसे बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। हो सके तो उन्हें माफ कर देना। क्या पता तुम्हारी माफी से उनकी आखिरत आसान हो जाए। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं तो खुद को तकलीफ देने वाले हर रिश्ते को उसी दिन माफ कर चुकी थी जिस दिन मैंने काउंटर की तरफ इशारा किया और स्टाफ को हल्के से कहा, वो सूट पैक करो जो नाजिया ने देख रखा था। मुलाजिम फौरन आ गया। कुछ ही देर में खूबसूरत बॉक्स में लिपटा हुआ वो महंगा तरीन सूट सामने आ गया। मैंने वो बॉक्स नाजिया की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ लर्जे। उसने लेने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। माहीन, ये बहुत कीमती है। मैंने उसकी बात काट दी। ये तोहफा है, कोई कीमत नहीं, कोई रसीद नहीं। उसने बॉक्स ले लिया, आहिस्ता से सर झुकाया। मैंने उस लम्हे उस फिजा को महसूस किया। कितना कुछ बदल चुका था। उसका लहजा, उसकी नजरें और मेरा दिल। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हिसाब बराबर हो गए नाजिया। ये अल्फाज उसके जिस्म में जैसे बिजली बनकर उतरे। उसने फौरन सर उठाया, मेरी आंखों में देखा और फिर दोबारा नजरें झुका ली। इस बार उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं, सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उसके लब कांपे, लेकिन कोई लफ्ज नहीं निकले। ना मैं जीती हूं नाजिया, ना तुम हारी हो। मैंने धीरे से कहा, यह जिंदगी है, वो सब कुछ याद रखती है जो हम भूल जाते हैं, और फिर एक दिन सब कुछ वापस करती है, वैसा ही जैसा हमने दिया होता है। नाजिया ने खामोशी से सर हिलाया और बॉक्स सीने से लगाकर आहिस्ता आहिस्ता बुटीक से बाहर निकल गई। उसके कदम हल्के थे, जैसे अब उसके अंदर की कोई गिराह खुल गई हो। दरवाजे के बाहर जाती हुई उसकी पुश्त को मैंने कुछ देर देखा, फिर अंदर पलटकर वापस अपने ऑफिस की तरफ आ गई। नाजिया उस दिन चली गई, लेकिन उसकी झुकी हुई नजरें, लरसती हुई आवाज और थामे हुए तोहफे की कदर माहीन के दिल में एक मुकम्मल बाप की तरह बंद हो गई। और मैं जान चुकी थी कि जिस नजर से कभी मेरी तजलील हुई थी, आज वही नजर मेरे उरूज की गवाह बन चुकी है। अब मुझे किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं। मेरे दिल में अजीब सा सुकून था, ना फतह का गुरूर, ना शिकस्त का एहसास, सिर्फ एक मुकम्मल दायरा जो बंद हो चुका था। वो दायरा जिसकी शुरुआत एक थप्पड़ से हुई थी, आज एक तोहफे पर खत्म हो गई। कुर्सी पर बैठते ही मेरी नजर सामने लगे उस फ्रेम पर पड़ी जिस पर वो पुराना खाका था जो मैंने बरसों पहले किचन के कोने में बैठकर बनाया था। उसमें एक लड़की थी जो पुराने फटे हुए कपड़ों में थी, लेकिन उसके हाथ में एक पेंसिल थी और सामने खाली कैनवस। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद अपना मुस्तकबिल बना रही हूं। आज वो खाली कैनवस रंगों से भर चुका था। आज मैं वो लड़की नहीं थी जिसे किसी की मर्जी के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। आज मैं अपनी मर्जी के ख्वाब पहनती थी। और आज मैंने उस शख्स को भी इज्जत से रुखसत किया जिसने एक दिन मेरी खुदी को ललकारा था। यह मकाफात अमल था, मगर वो बदला नहीं था, बस वक्त का इंसाफ था। वो हिसाब जो वक्त ने चुपचाप रखा
और जब वक्त आया पलटा दिया, बगैर शोर के, बगैर आवाज के, जैसे हवा का एक झोंका जो दरवाजा बंद भी कर दे और आंखें नम भी। मैं जानती थी यही जिंदगी की खूबसूरती है, वो आखिर में हर चीज अपनी जगह रख देती है, बस हमें सब्र करना आता हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।